प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दोहरा परिसंचरण क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हृदय से जो बायां आलिंद है वहाँ खून आता है, फेफड़ों से फुफ्फुसियाँ शिराएं लेकर के आती हैं, वहाँ से खून जाता है बाएं नीले में और बाएं नीले से खून चला जाता है पूरे शरीर में और वहाँ से ऑक्सीजन बांटकर, क्योंकि वो ऑक्सीजनित खून है, लाल रंग में दिखाया हुआ है, ऑक्सीजनित खून है तो वो शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन बांट करके वापस आ जाता है हृदय के दाएं आलिंद में। यानी कि हृदय के साथ रक्त का एक परिसंचरण पूरा होता है जो दैहिक परिसंचरण है, यानी कि एक चक्कर ये पूरा हुआ। और दूसरा हमने परिसंचरण पढ़ा था फेफड़ों के साथ, जिसमें जब खून हमारे दाएं आलिंद में आ गया, दाएं आलिंद से दाएं नीले में और दाएं नीले से कहाँ फेफड़ों में, और फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर के वापस आ जाता है शिराओं से बाएं आलिंद में। तो एक फेफड़ों के साथ श्वसन पूरा हो गया तो ये फुफ्फुसीय श्वसन है, और एक शरीर के साथ पूरा हुआ वो दैहिक श्वसन है। इस प्रकार हमारा जो हृदय है वो दो बार, हमारा जो रक्त है वो हृदय में दो बार परिसंचरण करता है, जिसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसका हमने कारण भी पढ़ा था कि कारण क्या है कि जो स्तनधारी हैं, पक्षी हैं, उनमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है अपने बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, शरीर के तापक्रम को एक साथ रखने के लिए, इसलिए इनके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है। और इस ऊर्जा की आवश्यकता को ज्यादा करने के लिए ऑक्सीजनित रक्त को विऑक्सीजनित रक्त से अलग रखने के लिए 4 कोष्ठक के हृदय होता है और दोहरा परिसंचरण हम में पाया जाता है, उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करवाता है। दूसरी ओर हमने ये पढ़ा था कि जो जल स्थलचर हैं या सरीसृप हैं उनमें 3 कोष्ठकीय हृदय होता है मगरमच्छ को छोड़कर, और मछली में 2 कोष्ठकीय हृदय होता है, और इनमें मछलियों में एकल परिसंचरण ही होता है। हृदय से खून जाता है क्लोम के पास, क्लोम यानी कि गलफड़ों के पास, वहां से ऑक्सीजन लेने के बाद वो पूरे शरीर में जाता है, वहां ऑक्सीजन बांटता है और वहां ऑक्सीजन देने के बाद विऑक्सीजनित होने के बाद वापिस हृदय में आता है और फिर हृदय से फिर क्लोम में जाता है, क्लोम से फिर ऑक्सीजन लेता है और फिर शरीर में, यानी कि एक ही परिसंचरण पूरा करता है। हृदय में एक ही बार प्रवेश करता है रक्त, इसलिए उसमें एकल परिसंचरण है। परंतु उनमें ये काम हो सकता है क्योंकि उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल स्थलचर में हमने कहा था कि ऑक्सीजनित खून विऑक्सीजनित खून दोनों मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि उनमें 3 कोष्ठकीय हृदय होता है, उनमें भी इस बात को सहन किया जा सकता है। अगला टॉपिक है रक्तदाब। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पाइप में से पानी ज्यादा प्रेशर से जब बहता है तो पाइप फूल जाती है। क्यों? क्योंकि जब पानी प्रेशर के साथ जाता है तो वो पाइप की दीवारों पर एक दाब लगाता है। इसी प्रकार हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो भी जब हमारी धमनी या शिराओं में दौड़ता है तो वो उनकी दीवारों के ऊपर दाब लगाता है और उनको फुला देता है। इसी दाब की वजह से हमारी धमनियों में या शिराओं में रक्तदाब आता है। इस रक्तदाब को एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। इस यंत्र का नाम क्या है? स्पिग्मोमैनोमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये यंत्र आपने देखा होगा, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर आपने बीपी मापते हुए देखा होगा कि उनके शरीर में ब्लड प्रेशर कितना है, और वो बाजू के ऊपर एक पट्टी लगा करके उसमें हवा भर के और फिर एक मीटर होता है उसमें देखता है कि प्रेशर कितना, और उस मीटर में पारा होता है, और उस ट्यूब से पारा जब ऊपर जाता है तो वो प्रेशर की वजह से जाता है और उसमें निशान दिए होते हैं। तो हमें पता है कि जब हृदय सिकुड़ेगा तो उसमें रक्त का दाब अधिक होगा। जैसे एक थैली आप पानी से भर लें और उसको पिचका दें तो जो द्रव है वो दूर तक जाकर के गिरेगा। इसी तरह अगर हमारा हृदय जब सिकुड़ता है तो वो भी एक प्रेशर के साथ खून को दूर फेंकता है। तो वो प्रेशर, क्योंकि हृदय से जब खून जाता है तो वो धमनियों के थ्रू जाता है, यानी कि हृदय से रक्त दूर ले जाने वाली जो पाइपें हैं हमारी, वो क्या है? धमनियां हैं। इसलिए धमनियों में रक्त का दाब क्या होता है? अधिक होता है।
वहीं शिराएं वापस बॉडी से लेकर के आती हैं खून को, तो उनमें रक्त का दाब क्या होता है, कम होता है। और जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त का दाब अधिक होता है, और जब हृदय के चैम्बर्स कोष्ठक शिथिल होते हैं तो उनमें रक्त का दाब कम होता है। और हमारा जब रक्त का दाब अधिक होता है तो उसका मान होता है, उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं, क्योंकि हृदय जब प्रकुंचित होता है, सिकुड़ता है, उस समय ये दाब होता है, और उस दाब को प्रकुंचन दाब कहते हैं। वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg, पारे की 120 mm तक ऊंचाई। और जब हृदय शिथिल होता है उस समय के दाब को हम कहते हैं अनुशिथिलन दाब। उसका मान कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg, यानी कि 120 वाला तो सिस्टोलिक प्रेशर है, और एक सिंपल जो 80 mm पारा है वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो दो मान होते हैं, इसलिए साधारण मनुष्य में सबसे कम रक्त का दाब जो शिराओं में है वो कितना है, 80 mm ऑफ Hg, और ज्यादा दाब जो कितना है, 120 mm जब हृदय सिकुड़ता है उस दौरान होता है। तो हमारी रेंज 80 से 120 है एक साधारण और स्वस्थ मनुष्य की। कुछ चेक में ये मान वेरी कर सकता है, बदल सकता है। आप इसका चित्र भी देखेंगे, आपको इसका एक रियल चित्र दिखाते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर का कि वो कैसा होता है। प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया हुआ है ये हमारे शरीर में 3 प्रकार की जो रक्त वाहिनियां हैं उनका चित्र है। अगर हम यहाँ बात करें तो पहली रक्त वाहिनी जो इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है वो है धमनी। दूसरी रक्त वाहिनी कौन सी है, शिरा। और तीसरी रक्त वाहिनी है केशिका। सबसे पहले केशिका के बारे में थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। हमारे शरीर में हृदय से जानने के बाद जो केशिकाएं हैं वो कोशिकाओं में पतली पतली संरचनाएं होती हैं, क्योंकि इनकी जो आकार है, इनका जो आकार है वो बालों के समान पतला होता है, इसलिए इनको कहते हैं केशिकाएं। केश से बना केशिकाएं। और इनकी परत एक कोशिका जितनी मोटी होती है। इनकी भित्ति, इनकी जो मोटाई है, ये यहाँ आप देख ही रहे हैं, ये यहाँ दिखाई हुई है, देखो एक ही कोशिका जितनी मोटी है। तो ये होती है केशिकाएं, बहुत ही पतली। ये हमारी कोशिकाओं में, उत्तकों में जाकर के जो धमनी या शिरा है वो इन छोटी छोटी महीन बालों जैसी पाइपों में, वाहिनियों में बदल जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। अब धमनी और शिराएं क्या हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ थोड़ा विस्तार से दिखाया हुआ है, परंतु हम मुख्य अंतर करेंगे। जो धमनियां हैं वो खून को हृदय से, वो रक्त को हृदय से लेके जाती हैं। कहाँ लेके जाती हैं, हृदय से बॉडी के पास, हार्ट टू बॉडी, यानी कि हृदय से खून लेके जाती है शरीर के अंगों के पास। तो धमनियों के बारे में पूछे तो वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से खून को शरीर के अंगों में लेके जाती है वो कहलाती है धमनियां। इसका उल्टा शिराएं, ये क्या करती हैं, शरीर के अंगों से खून को लेके आती हैं हृदय के पास। तो दोनों में एक अंतर तो ये हुआ। दूसरी बात, क्योंकि धमनियां हृदय से खून लेके जाती हैं तो हृदय जिस खून को पंप करता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए धमनियों में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, रक्त का दाब धमनियों में ज्यादा होता है, और जो शिराएं हैं उनमें बीपी क्या होता है, लो होता है, रक्त का दाब कम होता है। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर, क्योंकि धमनियों में रक्त का प्रवाह, रक्त का दाब अधिक होता है, इसलिए इनकी इंटरनल भित्ति जो ट्यूनिका मीडिया जिसको कहते हैं ये मोटी होती है। और वहीं अगर बात करें शिराओं में तो क्योंकि उनमें रक्त दाब कम है इसलिए इनकी भित्ति पतली होती है। तो तीसरा अंतर ये हुआ कि धमनियों की भित्ति मोटी होती है ज्यादा रक्तदाब को सहन करने के लिए, और शिराओं की भित्ति पतली होती है। यह हुआ तीसरा अंतर। चौथा अंतर यह है
क्योंकि धमनियां खून शरीर के विभिन्न हिस्सों में लेके जाती हैं तो उनमें वाल्व नहीं पाए जाते, प्रेशर के साथ रक्त जाता है। परंतु क्योंकि शरीर के निचले हिस्सों से भी रक्त ऊपर की तरफ हृदय की तरफ आएगा, इसलिए जो शिराएं हैं जो हृदय की तरफ रक्त लेके आती हैं उनमें वाल्व पाए जाते हैं। यहाँ कोई वाल्व नहीं है धमनियों में, परंतु शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। तो चौथा अंतर हुआ ये अंतर आपने अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना है। 4 अंतर हुए। पहला, धमनियां हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त लेके जाती हैं, शिराएं इसका उल्टा शरीर के अंगों से हृदय तक लेके आती हैं। दूसरा, धमनियों में ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, शिराओं में कम रहता है। तीसरा, धमनियों की आंतरिक भित्ति मोटी होती है, शिराओं की आंतरिक भित्ति पतली होती है। चौथा, धमनियों में वाल्व नहीं होते, शिराओं में वाल्व होते हैं। ये आपने अच्छे से याद करना है। इसके अलावा कुछ और बातें देखते हैं। यहां आपको अंतर लिखे मिलेंगे। किस जगह? इस पूरे पैराग्राफ में, एनसीईआरटी में आप इनको पढ़ लेंगे। उसके अलावा ये केशिकाओं के बारे में लिखा हुआ है, इनको भी आप पढ़ लेंगे। फिर है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। प्यारे बच्चों, आपने प्लेटलेट्स के बारे में इन दिनों काफी चर्चा सुनी होगी। डेंगू बुखार की बात करें तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स के बारे में जब मैंने रक्त के बारे में आपको पढ़ाया था तब बताया था कि प्लेटलेट्स क्या हैं? कुछ कोशिकाएं हैं या कण हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। अगर हमारे कहीं भी चोट लगती है पूरे शरीर में तो ये खून को ज्यादा मात्रा में बाहर बहने नहीं देते, रक्त स्राव को रोकते हैं। अगर रक्त स्राव शरीर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? यदि शरीर से खून की मात्रा लगातार निकलने लगेगी तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रक्त स्राव ज्यादा होने से दाब में कमी आएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली जो है उसमें भी कमी आ जाएगी, जिससे आदमी मर सकता है। इसलिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में रक्त के द्वारा घूमती रहती हैं और जहां भी चोट लगती है वहां पर थक्का बना करके उस चोट से रक्त स्राव को रोकती हैं, ताकि रक्त ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर ना निकले। तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में। लसिका के बारे में थोड़ा कल पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम अनुरक्षण के बारे में भी कल पढ़ेंगे कि कैसे लसिका और ये चीजें मदद करती हैं। उसके अलावा पादपों में भी परिवहन कल हम थोड़ा देखेंगे। तो ये अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो ये बने, दोहरा परिसंचरण क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है, और इसके अलावा प्लेटलेट्स कैसे काम करती हैं, और इसके अलावा जो है धमनी और शिराओं में अंतर क्या है, और उसके अलावा रक्तदाब क्या है, इसको कैसे मापा जाता है, इसका मान क्या है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जिनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।